हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के विज्ञान खंड पर अपनी चर्चा को, अपने क्लास को, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए जहाँ तक मैंने पढ़ चुका था और आप लोगों ने पढ़ चुका था उसके आगे के प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और साथ ही उन्हें समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियोज़ को देख के अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज देख सकते हैं कि आज का जो हमारा पहला सवाल है वो आपको दिख रहा होगा। सवाल है, मानव पाचन तंत्र की कार्यविधि को पढ़कर सही क्रम को कोष्ठक में लिखिए। और यदि आप इसके पेज नंबर की आज बात करें तो यार हम पढ़ेंगे पेज नंबर 34 के बारे में। कल मैंने पेज नंबर 33 तक पढ़ लिया था। तो चलिए आज पेज नंबर 34 के बारे में पढ़ेंगे। और पेज नंबर 34 का पहला सवाल जो कि सवाल नंबर 5 है वह है, मानव पाचन तंत्र की कार्यविधि पढ़कर सही क्रम को कोष्ठक में लिखिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो होता है वह भोजन को मुंह में लेते हैं। खाना खाने सबसे पहला प्रोग्राम क्या है कि हम भोजन को मुंह में लिए। ठीक, मतलब सबसे पहले हम भोजन को मुंह में लिए, तो पहला ये आ गया। दूसरा, जो हम भोजन मुंह में लेते हैं वह निकला हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में पहुंचता है। जो हमारी जो ग्रास नली है जिससे भोजन पेट में जाता है, तो भोजन लेने के बाद ये इसमें पहुंचता है। फिर क्या होता है, ग्रसिका से हमारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। तो ग्रसिका से हमारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। अब आमाशय में जब भोजन पच गया तो यह पचा हुआ भोजन का अवशोषण हो जाता है हमारी छोटी आंत में या फिर क्षुद्रांत में। और उस लास्ट में जो हमारा पचा हुआ अपचयित पदार्थ होता है वह मलाशय में चला जाता है। तो हमको इसी तरह के इसके नंबरिंग करने। सबसे पहले क्या किए, तो सबसे पहले हमने भोजन खाया, 1 नंबर हो गया। फिर क्या किए, तो निकला हुआ भोजन हमारे ग्रसिका नली में गया, 2 हो गया। फिर वहाँ से आमाशय में चला गया, 3 हो गया। उसके बाद क्या किए, उसके बाद जो हमारा पचा हुआ भोजन था उसका अवशोषण हो गया, तो ये हमारा 4 हो गया। और अंत में वह हमारे जो अपचयित पदार्थ रह गए, जो भोजन नहीं बच पाए, वो कहाँ चले गए, तो वह हमारे मलाशय में चले गए और फिर वहाँ से शरीर के अंदर बाहर निष्कासित कर दिए गए। तो चलिए उसके अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया है, निम्नलिखित अंगों के कार्य के बारे में लिखिए। तो भोजन नली या ग्रसिका क्या कार्य करती है, आमाशय क्या करती है, यकृत क्या कार्य करती है, क्षुद्रांत क्या कार्य करती है। तो हमें इनके कार्यों के बारे में लिखने हैं। तो चलिए एक एक करके देखिए। ग्रसिका नली आपको पता है कि आपके मुख से एक पाइप, यदि आपका मुख है तो आपके मुख से एक पाइप आपके पेट की ओर जाता है, ये आपका आमाशय हो गया। तो यहाँ तक जो पाइप आता है तो उसी पाइप को हम लोग बोलते हैं ग्रसिका। तो ये जो आपकी पाइप है उसी पाइप को बोलते हैं ग्रसिका। तो ग्रसिका क्या होता है, ग्रसिका क्या होता है, अंतर्ग्रहित भोजन को, अंतर्ग्रहित और चबे हुए भोजन को कहाँ तक ले जाता है, हमारे आमाशय में लेकर जाने का कार्य करता है। चलिए, तो उसके बाद आता है हमारा आमाशय। तो ये वाला हो गया हमारा आमाशय। तो आमाशय क्या होता है, देखिए आमाशय में एक एसिड होता है, एक अम्ल होता है HCl। आमाशय में एक अम्ल होता है HCl, जहाँ पे भोजन का पाचन होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे भोजन का पाचन होता है और भोजन में भी यहाँ पे प्रमुख रूप से हमारे प्रोटीन्स के पाचन होते हैं आमाशय में। उसके बाद देखिए, अब जब डायग्राम देखे होंगे तो आमाशय के ऊपर में आपको इस तरह से एक संरचना दिखी होगी। यदि आपने इसे पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे इस तरह से एक संरचना दिखी होगी, इसको हम लोग बोलते हैं यकृत। यहाँ पे आपको जब आप डायग्राम में पाचन तंत्र देखिएगा तो आपको इस तरह की संरचना दिखेगी, इससे हम लोग बोलते हैं यकृत। तो यकृत जो होता है वो यकृत क्या करता है, वो एंजाइम को सीक्रेट करता है, एंजाइम को उत्पादित करता है। उसके बाद आप जब देखते हैं ये यहाँ से अग्नाशय में जाता है, यहाँ पे अग्नाशय रहता है। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी नलिका इस तरह से होती है और उसके चारों एक बड़ी सी नलिका होती है इस तरह से। तो ये छोटी छोटी जो नलिका होती है उसको क्षुद्रांत बोलते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ भोजन का अवशोषण होता है। तो चलिए इन्हीं सबको हमें लिखने हैं। चलिए एक एक करके सबको लिखेंगे, बताएंगे और जानेंगे कि यह कैसे होता है।
तो चलिए देखते हैं एक एक करके हर एक को, लेकिन उससे पहले मैं कर लेता हूँ उस सबको साफ। तो भोजन नली आमाशय का क्या कार्य है? इसका कार्य है भोजन को, निगले हुए भोजन को आमाशय तक ले जाना। तो लिखेंगे भोजन नली या ग्रासिका होता, मिस्टेक से द्रासिका लिखा गया, या ग्रासिका निगले हुए भोजन को, आपको साथ ही साथ लिखते जाना है, निगले हुए और चबाए हुए भोजन को आमाशय तक, भोजन को आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। तो क्या करती है? तो भोजन नली या ग्रसिका निगले हुए भोजन और चबाए हुए भोजन को आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। तो यही आपको यहाँ पे क्या करने थे? तो लिखने थे। तो मैंने यहाँ पे से लिख लिया, अब इन्हें जल्दी से नोट कर लें। तो भोजन नली या ग्रसिका निगले हुए और चबाए हुए भोजन को आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास आमाशय। तो आमाशय क्या होता है? तो आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है तथा यहाँ भोजन का पाचन होता है। लिखेंगे आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है तथा भोजन का पाचन इसी भाग में होता है। तो भोजन का पाचन इसी भाग में होता है, आपको यही यहाँ पे लिखने हैं। तो आमाशय का क्या क्या कार्य है? आमाशय का कार्य है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करना तथा भोजन का पाचन करना, इसी भाग में होता है। तो आपको यहाँ पे लिखने। चलिए आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला है यकृत। तो यकृत क्या करता है? यकृत जो पित्त रस है उसे स्रावित करता है। तो यकृत पित्त रस को स्रावित करता है, जो कहाँ संग्रहित होता है? जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। तो लिखेंगे यकृत भोजन के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम या रासायनिक पदार्थ स्रावित करते हैं। स्रावित करते हैं जो स्रावित करते हैं एवं पित्त
रस का स्राव भी इसी अंग में होता है। तो क्या होता है, यकृत क्या करता है, यकृत भोजन पाचन के लिए आवश्यक जो एंजाइम होते हैं या जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको स्रावित करता है, एवं पित्त रस भी यकृत द्वारा ही स्रावित होते हैं। तो आपने इन्हें भी नोट कर लिया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला यह क्षुद्रांत। तो मैंने बताया कि क्षुद्रांत में क्या होता है, क्षुद्रांत में बचे हुए भोजन का पाचन होता है एवं यहाँ पे उनमें जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण होता है। तो लिखेंगे आंशिक रूप से पचे हुए भोजन का पाचन होता है। आंशिक रूप से पचे हुए भोजन का पूर्ण पाचन होता है तथा पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण इसी अंग द्वारा होता है। का अवशोषण जो होता है आपके इसी अंग के द्वारा होता है। तो यही आपको लिखने हैं कि आंशिक रूप से पचे हुए भोजन का पूर्ण पाचन होता है तथा पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण इसी अंग द्वारा होता है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे आपके ये सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। पूरे टाइप करके आप इन्हें अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए एक बार और इन्हें देख लीजिए। ये आपका हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप देख रहे होंगे कि आपका सवाल दिया गया है, दिए गए चित्र में पाचन तंत्र के भागों को नामांकित कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं। आपको इस चित्र में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपको बोला गया है कि इन सभी अंगों को आपको नामांकित करना है कि इनके क्या क्या नाम हैं। तो इनमें से हमें हर एक के नाम को यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो देखिए यदि आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि यह जो है यह हमारा क्या है, तो यह हमारा मुंह है। यह क्या है, यह भी हमारी मुंह ही है। यह हमारी ग्रसिका है, यह यकृत है और यह पित्ताशय है। सॉरी यह यकृत है, यह पित्ताशय है। मैंने बताया अग्न्याशय, ये आमाशय है, ये अग्न्याशय है, ये छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुद्दा है और मलद्वार है। तो आपको इन्हीं सबको लिखने हैं। चलिए एक एक करके लिखते हैं। इसके लिए मुझे इन्हें क्या करना पड़ेगा, तो इन्हें हमें जूम करना पड़ेगा। तो पहला जब आप देखें तो आकृति में आप देख सकते हैं कि दोनों क्या हैं, दोनों आपके मुंह ही हैं। मुंह और यह हुआ मुख गुहिका, इसका नाम है मुख गुहिका और ऊपर वाले का नाम है मुंह। तो अब देख लीजिए, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। मुख गुहिका इसका नाम है और ऊपर वाले का नाम था आपका मुंह। अब चलिए अगले का नामकरण करते हैं। अगला आप यहाँ पे इसके तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, भोजन नली या फिर इसी को बोला जाता है ग्रासिका। तो ये आपके हो गए ग्रासिका, ये आपके हो गए ग्रासिका। तो इसके बाद जब आप आगे चलिएगा तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह आपके क्या हैं, यकृत, या आपके हैं पित्ताशय। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके नाम को यकृत और इसका नाम हो जाएगा पित्ताशय। पित्ताशय किसको बोलते हैं, जहाँ पे पित्त रस जमा होता है उसे वो लोग पित्ताशय बोलते हैं। तो चलिए उसके आगे का देखते हैं। उसके आगे देखिए इधर नामकरण नहीं दिया गया, इधर दिया गया। देखिए यहाँ पे एक इसको मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आमाशय।
हम लोग जो पेट बोलते हैं, हमारा पेट यही आमाशय को ही बोला जाता है, स्टोमक जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, आमाशय, ये अंत्येष्टि है आमाशय। इसी तरह से जब आप इसके आगे चलिएगा तो मैंने इसका नाम बताया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अग्नाशय, जिसे कि हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाज इंग्लिश में, अग्नाशय। ये आपके 9 हैं अग्नाशय। इसी तरह से जब आप आगे चलिएगा तो आपको दिख रहे होंगे कि यह क्या है, ये छोटी आंत है, इसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। इसमें क्या होता है, इनमें पचे हुए जो भोजन थोड़ा कम पचे हुए होते हैं उनका पूर्ण पाचन होता है, और साथ में यहाँ पे पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ये आपके क्या हो गए, बृहदांत या फिर बड़ी आंत, इसको बोलते हैं बड़ी आंत या फिर बृहदांत। यहाँ क्या होते हैं, यहाँ हमारे जल के अवशोषण होते हैं तथा जो पदार्थ नहीं पच पाते हैं वह यहाँ पे मल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये आपके क्या है, ये आपके मलाशय हैं, आप देख सकते हैं, इसका नाम है मलाशय, जहाँ पे हमारे शरीर का मल जाके एकत्रित होता है, और इस पार्ट का नाम है गुद्दा, जहाँ से मल का निष्कासन हमारे शरीर से होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबके नाम लिखा दिए। सबसे पहले आपका क्या है, ऊपर में मुख, फिर होता है मुख गुहिका। दूसरा, जिससे भोजन हमारे पेट में जाता है, ग्रसिका, हमारे पेट जिसका बोलते हैं हम लोग आमाशय। इधर आपका ये वाला जो बड़ा भाग है वो यकृत हो गया, यकृत के बगल नीचे आपका पित्ताशय, इधर आमाशय, आमाशय के नीचे अग्नाशय। ये वाला जो ये संरचना जो होती है इस तरह के बीच में, इसे हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। और इधर आपकी जो चारों ओर जो घूमी हुई दिख रही है, इसे हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत। तो ये आपका हो गया बड़ी आंत। आप लोग अपेंडिक्स बीमारी सुनते होंगे, तो देखिए ये जो पार्ट इधर निकला हुआ है, ये जो पार्ट, इसी पार्ट को बोला जाता है अपेंडिक्स। तो आप लोग अपेंडिक्स जान गए क्या होता है, ठीक। अब चलिए, ये हो गया, ये यहाँ पे जहाँ पे हमारे मल को एकत्रित होता है ये मलाशय होता है, जहाँ से मल का निष्कासन होता है, ये इसे गुद्दा कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज नंबर था 34 वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप इन्हें अच्छे से देख के इन्हें कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अगले अपने पेज पे, जो कि आपका आकलन कार्यपत्रक है, आकलन कार्यपत्रक 1 कक्षा 7 का। यदि आप चैप्टर की बात करें तो ये आपका होगा भोजन से, और यदि आप पेज नंबर की बात करें तो पिछला था 34, तो ये आपका पेज नंबर 35। तो चलिए देखते हैं, इसके हर एक सवाल को सॉल्व करते हैं तथा समझने की भी कोशिश करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से उचित विकल्प के कर्माक्षर को चुनकर कोष्ठक में लिखिए। बोला गया है कि निम्न में से जो उचित विकल्प हैं उनको चुनकर यहाँ पे उनके जो क्रम हैं अ ब स द, उसको हमें यहाँ पे लिखने जो सही होंगे। चलिए देखते हैं, पहला दिया गया है, खाद्य अंतर्ग्रहण के लिए चूषण विधि का उपयोग किया जाता है। अर्थात खाद्य अपना भोजन लेने के लिए चूषण विधि का उपयोग कौन करता है, सर्प नहीं करता तो डंक मारता है। मनुष्य नहीं तो खाता है। तारा मछली नहीं, वो भी खाती है, कौन करता है, तो मधुमक्खी चूषण विधि का उपयोग करता है। आप लोगों ने देखा होगा मधुमक्खी फूलों पे बैठती है, वहाँ से फूलों का रस चूसती है और फिर उससे मधुमक्खी अपना रस बनाती है, जिससे हम लोग शहद बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी, मतलब कि यहाँ मधुमक्खी है 100 नंबर में, देखिए देख सकते हैं मधुमक्खी है आपका 100 नंबर में, इसलिए वहाँ पे लिखेंगे 100। तो चलिए इसके अगले सवाल को देखा जाए। इसका अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, सवाल है, निम्नलिखित में से पादप के किस भाग द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। तो मैंने बताया था कि पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, उसके लिए वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये जो आदान प्रदान होता है वह कहाँ होता है, तो क्या वो मूल में होता है, मूल मतलब होता है जड़, तो जड़ से सांस तो नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं होती है। फल तो हमेशा पेड़ में होते ही नहीं, इसलिए सांस लेंगे तो फिर पेड़ हमेशा जिंदा कैसे रहेंगे। फूल भी हमेशा नहीं होते हैं पेड़, इसलिए फूल से भी सांस नहीं लेंगे। किससे रहते हैं, रंध्र, और रंध्र कहाँ होती है, पत्तियों में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रंध्र, और यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। तो आपको यहाँ लिखना है ऑप्शन नंबर आ। तो चलिए इसके आगे के सवाल को देखा जाए। इसके आगे का सवाल आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। सवाल है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं। अर्थात सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं और इसका जो उपयोग करते हैं उसकी विधि को क्या कहते हैं। पाचन नहीं, पाचन तो भोजन का पचना हो गया। अंतर्ग्रहण नहीं, भोजन को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण हो गया। अवशोषण, पोषक तत्वों को अवशोषित करना अवशोषण हो गया। लेकिन पोषण होता है भोजन को ग्रहण करना और इसका उपयोग करना, क्या कहलाता है, पोषण। तो इस तरह से इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स। तो आपको इसमें लिखने हैं यहाँ पे स। तो चलिए अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप सवाल को पढ़िए।
सवाल दिया गया है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, आमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय या यकृत। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह कौन सी है, तो है यकृत है। यकृत का केवल वजन 2.5 kg होता है। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि हो गई वो कौन सी हो गई, यकृत हो गई। और इस तरह से जो आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे हो गया सही। तो यहाँ पे हमें लिखना है आ। तो चलिए इसके आगे के सवाल को भी देख लिया जाए। आगे का सवाल है अमीबा में भोजन का पाचन किस भाग द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन, अमीबा में यकृत नहीं पाया जाता, आमाशय नहीं पाया जाता, अंध, नाल और खाद्यान्नी पाए जाते हैं। तो खाद्य धान्य से वो क्या आप समझ में आता है कि खाद्य का धान्य है, मतलब जो भोजन को हम लोग खाद्य ही बोलते हैं। तो कहाँ पे पाचन होगा, तो सही जवाब तो होगा इसका पाचन खाद्यान्नी में। और तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ। तो आपको यहाँ लिखने हैं ऑप्शन नंबर आ। चलिए यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों ने यहाँ तक नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए इसके आगे के सवाल को देखा जाए। इसका आगे का सवाल देख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने हैं। तो देखते हैं क्या क्या रिक्त स्थान में दिए गए हैं। तो पहला है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली नुमा उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें डैश कहते हैं। यदि आप लोगों ने अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तिका को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे मिले होंगे एक वर्ड दीर्घरोम। क्या मिले होंगे, दीर्घरोम। तो दीर्घरोम में पढ़ा होगा कि दीर्घरोम क्या होती है, तो छिद्रांत की भित्ति पर एक उंगली नुमा संरचना होती है और उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घरोम। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दीर्घरोम। तो यहाँ पे लिखा जाए दीर्घरोम। तो ये आपके हो गए दीर्घरोम। दीर्घरोम यहाँ पे कोई सही, हाँ ये आपके हो गए दीर्घरोम। दीर्घ नहीं होते हैं, दीर्घरोम होते हैं, ये गलत दिखा रहे हैं। ये आपके होते हैं, आपकी बात सही है, ये आपके होते हैं दीर्घरोम। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पे हो गया दीर्घरोम। तो चलिए इसे आपके लिए थोड़ा सा जूम कर दिया जाए। चलिए अब ठीक है। तो चलिए फिर अगले सवाल को पढ़ा जाए। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, दीर्घरोम। और सॉरी ये गलत जगह पे आ गया, ऊपर वाले का आंसर दीर्घरोम था, इसका नहीं। तो इसको हम कहाँ ले जाते हैं, तो इसको हम ले जाते हैं ऊपर में। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका दीर्घरोम। एक नंबर का आंसर हो गया दीर्घरोम। तो चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा, यकृत से स्रावित रस, पित्त रस जिस थैली में संग्रहित होता है उसे क्या कहते हैं। थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि यकृत से स्रावित रस जिस थैली में संग्रहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पित्ताशय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पित्ताशय। तो यहाँ पे हमें लिखने थे पित्ताशय। अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पित्ताशय लिख दिए हैं। आप इन्हें इसी तरह से नोट कर लें। तो यकृत से स्रावित रस जिस थैली में जमा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पित्ताशय कहते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ा जाए। अगला सवाल है अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण डैश की सहायता से करता है। कि जो अमीबा जो है वह भोजन का अंतर्ग्रहण किसकी सहायता से करता है। तो देखिए मतलब कि भोजन को अपने मुंह में किसकी सहायता से लेता है। देखिए अगर आपने अमीबा को देखा होगा तो अमीबा की आकृति कुछ इस तरह से होती है। अमीबा की कोई फिक्स आकृति नहीं होती है, लेकिन अमीबा जब भोजन ग्रहण करता है तो वो कुछ इस प्रकार की आकृति बनाते जाता है, वो कुछ इस प्रकार की आकृति बना लेता है। यहाँ पे उसकी खाद्यान्नी होती है और यहाँ पे देख सकते हैं कि वो दो, लगता है कि जैसे कि दो वो पैर बना लिए हों। और यहाँ से वो भोजन जब इसके भाई चाहता है तो फिर ये क्या करता है, तो फिर धीरे 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 ये आगे की ओर इस तरह बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और ये यहाँ तक अपने भोजन को ले आता है। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि अमीबा अपनी आकृति को किसी भी प्रकार से मोड़ सकता है। तो उसके बाद ये क्या करता है, तो उसके बाद जो उसका ये पार्ट है वो इसको इस तरह से मिला देता है। तो देख सकते हैं कि जो भोजन था वो उसके शरीर के अंदर आ गया। चलिए एक बार से समझिए और क्या हुआ। देखिए अमीबा अपना भोजन वहाँ पे है तो उसने इस प्रकार की आकृति बनाई। फिर वो क्या किया, धीरे 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 अपनी आकृति को लंबा करते गया और फिर अपने जो ये दोनों सिरे थे उसके इन दोनों सिरे को यहाँ पे चिपका दिया। तो इस तरह से देख सकते हैं उसका भोजन उसके शरीर के अंदर आ गया और फिर खाद्यान्नी में उसका पाचन हो जाएगा। तो इसी तरह से अमीबा अपना भोजन का पाचन करती है, अंतर्ग्रहण करती है। तो अंतर्ग्रहण जिस अंग से हुआ उसका नाम क्या हुआ, तो बोलिएगा सर जिस अंतर्ग्रहण जिस अंग से हुआ उसका नाम हो गया पादाप।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसका नाम होता है पादाब। तो आपको लिखने हैं दाब। पदाब नहीं होता है, पादाब होता है। पादाब नहीं शो कर रहा है, हमें यहाँ पे पादाब लिखने हैं। तो ये आपके हो गए पादाब। तो इसका ये आंसर होगा क्या, तो इसका आंसर होगा पादाब। तो इसे थोड़ा जूम कर लिया जाए ताकि आप लोग इन्हें आसानी से लिख सकें। चलिए ठीक है। तो आप लोगों ने जान लिया कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण डैश की सहायता से करता है, वो क्या होता है, पादाब होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दिया गया है, पादाब में प्रकाश संश्लेषण हेतु डैश द्वारा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। किसके द्वारा, पिछले सवाल में ही बताएं किसके द्वारा, तो ये रंध्र के द्वारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रंध्र। तो किसकी सहायता से लेता है, तो रंध्र की सहायता से लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा रंध्र। तो चलिए इसके आगे के सवाल को देखा जाए। इसके आगे का सवाल है, कुछ पादप व जंतु अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो कुछ पादप या जंतु जो होते हैं अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विषम पोषी। तो लिखेंगे विषम पोषी। तो उसे हम लोग बोलते हैं विषम पोषी। तो ये आपका हो गया इसका सही जवाब, विषम पोषी। ठीक है, तो आपके हो गए विषम पोषी। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पहले मैं इसे इसके सही जगह पे से रख लूँ। तो ये आपके हो गए विषम पोषी। तो चलिए इसका अगला सवाल जो आपको दिया गया, आप देख पा रहे होंगे। सवाल है कि निम्न को मिलान कीजिए। निम्न को मिलान कीजिए, आपको इन्हें मिलाने हैं। जैसे कि आप जानते हैं सहजीवी संबंध किन में होता है, तो आपको बता चुके हैं किन में होता है, लाइकेन में होते हैं। क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाती है। अमीबा में क्या होते हैं, अभी तुरंत बताए, पादाब होते हैं। लाल ग्रंथि कहाँ होती है, तो मुख्य गुहिका में होती है, मैं इसके पहले पेज में बता चुका हूँ। रोमंथी में क्या होता है, सेलुलोज का पाचन होता है। तो रोमंथी जानवरों में पाए जाते हैं जो घास फूस खाते हैं। तो घास फूस में एक रसायन पाया जाता है, इनको सेलुलोज बोलते हैं। तो सेलुलोज का पाचन रोमंथी या फिर रुमिनेंट्स में होते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमारे आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अंतिम सवाल की ओर। और हमारा अंतिम सवाल है, पादपों में पोषण के प्रकार कौन कौन से हैं। लिखिए कि जो पादप हैं उन्हें पोषण किस किस प्रकार से होता है, हमें उन्हें लिखने हैं। तो देखिए आपको बताया कि पादप में पोषण दो प्रकार से होता है। एक तो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं पोषण, एक स्वयं पोषण द्वारा, और एक विषम पोषण द्वारा, जो अपना दूसरे भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम पोषण। तो पादपों में पोषण के प्रकार दो हैं, एक स्वपोषण और एक विषम पोषण। तो चलिए लिखते हैं, एक स्वपोषण और एक विषम पोषण। तो पहला हो जाएगा स्वपोषण। एक हो गया आपका स्वपोषण। तो आपके एक हो गए स्वपोषण और दूसरे आपके हो जाएंगे विषम पोषण। एक आपके हो गए स्वयं पोषण और एक आपके हो गए विषम पोषण। तो आपको यही दोनों को लिखने थे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन्हें इसके सही स्थान पे भी रख दिया। तो आपको यही दोनों लिखने हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आप हमारा जो पेज नंबर 35 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम पेज नंबर 36, 37, 38, 39, 40 इन सभी पेजेज को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।